नमस्कार, मैं फिर एक बार आपके सामने नई ऊर्जा नई जोश के साथ, जैसा मैं हर दिन कहता हूँ, अपने हर सेशन में कहता हूँ कि प्रत्येक दिवस, प्रत्येक जो मेरा ऑनलाइन सेशन का क्लास होता है उसमें मेरी महत्तम कोशिश होती है कि मैं नए नए वस्तुओं को आपके सम्मुख रखूँ। आज उसी कड़ी में मैं आपके सामने जीएस के नागरिकता, जीएस के टॉपिक नागरिकता को लेकर आया हूँ। लेकिन इसके पहले कि मैं आप लोगों से अभी फ्रॉम द फील्ड ऑफ जीएस सेक्शन नागरिकता के विषय में बात करूं, मैं सर्वप्रथम आपको सूचित करना चाहता हूं कि आज से मैंने अपने जो प्लेटफॉर्म है, जो मेरा यूट्यूब चैनल है ऋषि द क्रिएटर, उसमें नए शिक्षण विधि को अपनाकर, को उपयोग में लाकर आज मैंने थोड़े देर पूर्व ही अपने मैथ के सेशन, जो मेरी मैथ की कक्षा होती है, उसको अपलोड किया है। आपसे निवेदन है कि कृपया करके आप उस चीज़ को देखें और मुझे बताएं कमेंट बॉक्स में जाकर, उस ये जो अपलोडेड वीडियो है उसको देखने के उपरांत, कि उसमें वो चीज़ आपको अच्छा लग रहा है या जो बोर्ड पर मैं बताता हूँ वो अच्छा लग रहा है। क्यों? क्योंकि भाई आधुनिकता का दौर है। डेफिनेटली यू विल सपोज कि सर जो है कुछ नए टूल्स और टेक्नोलॉजी के साथ आए, तो मैंने बोर्ड पेन जो मेथड है उसके जगह पे डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म का यूज़ किया है। सो काइंडली इट्स माय पर्सनल रिक्वेस्ट, व्यक्तिगत निवेदन है कि आप उसके कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर बोलें कि वो आपको अच्छा लगा या ये आपको अच्छा लगा। लेकिन एक चीज़ जो मैं आपको बता देता हूँ, इसमें क्या होता है कि कभी कभी ड्यू टू क्लियरिटी मैथमेटिक्स में चीज़ें जो होती हैं आपको विजिबल नहीं हो पाती होंगी, तो उस जो वीडियो है उसमें हर चीज़ जो मैंने लिखी है वो आपके लिए काफ़ी क्लियरली विजिबल है। तो आप ऐसा फील कर सकते हैं कि मैं आपके सामने बैठा हुआ हूँ और मैं आपको शिक्षा दे रहा हूँ। चलिए फिर से एक निवेदन, विनम्र निवेदन, ऋषि द क्रिएटर चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बढ़ रहा है, व्यूज़ बढ़ रहे हैं। आपसे और भी अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मैं आपके पास हमेशा कुछ नया लेकर आता रहूं। अब भाई बात हो रही है, टॉपिक चल रहा है, मैथमेटिक्स का सेगमेंट अलग मैंने कर दिया, अब जो है जीएस पर हैं। सर्वोच्च न्यायालय की बात हुई तो मैंने सोचा कि सर्वोच्च न्यायालय के बाद अगला टॉपिक आना है उच्च न्यायालय। लेकिन उसके पहले सॉरी, मैंने सोचा कि नागरिकता, भाई हम भारत के लोग जो भारत की प्रस्तावना पढ़ते हैं तो उसमें मूलतः हम लोग क्या देखते हैं ना कि हम भारत के लोग, तो हम भारत के लोग हैं क्या? नागरिक हैं। तो मैंने सोचा कि नागरिकता को आपके साथ शेयर किया जाए। जब मैं अपने रिकॉर्डिंग रूम में आया तो चीज़ें तो सरल थी नागरिकता के विषय में, लेकिन अब आप खेल देखेंगे हर सेशन में, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, राज्यपाल हो, राष्ट्रपति हो, उपराष्ट्रपति हो, मंत्रिपरिषद प्रधानमंत्री हो, मुख्य विधानसभा हो, कुछ भी हो, मैं हर बार एक चर्चा करता हूँ। एक जो बात है वो हर बार मेरे द्वारा की जाती है कि अगर कोई चीज़, कोई विषय वस्तु की जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ तो मैं उसके विषय में आपको बताता हूँ कि वो संविधान के किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद में उसका वर्णन है। तो मैं लिख रहा था कि भाई नागरिकता का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 में है। मैं लिख रहा था कि नागरिकता का जो वर्णन है, भारतीय नागरिकता का जो वर्णन है, पहला सवाल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कि भारतीय नागरिकता का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है। अब आपका आ सकता है 5 से 11, 32 से 35, 64 से 71, इस तरह से विकल्प आ सकते हैं। सही जवाब होगा अनुच्छेद 5 से 11। अनुच्छेद 5 से 11 में ही भारतीय नागरिकता का संविधान में वर्णन। जब मैं इस चीज़ को लिखने लगा तो मेरे दिमाग में आया कि न जाने भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4, कभी भाग 5। मैं हमेशा आपको भाग और भाग के साथ अनुच्छेद का एक जो पैरामीटर है, रेंज है, उसकी मैं चर्चा करता था। तो मैंने सोचा कि चलो आज एक ब्रीफ में दे देता हूँ कि मूलतः है क्या संविधान, भाग, अनुच्छेद, मतलब क्या मैं बोलता हूँ कि भाग 1 है, भाग 2 है, अनुच्छेद इतना है, भाग 5 है, अनुच्छेद इतना है, क्या है, क्यों, मैं बताऊंगा तब आप समझोगे। तो मैंने उस चीज़ों को सरल करके एक टेबल में बना दिया। देखो भाई,
जब भारतीय संविधान बना, सबसे पहला जो क्वेश्चन होता है, कभी कभी आ जाता है, बेसिक क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का निर्माता किसको कहा जाता है। भारतीय संविधान का निर्माता किसको कहा जाता है? आपको याद रखना है, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का निर्माता कहा जाता है। उनके ही नेतृत्व में, उनके कुशल मार्गदर्शन में वह भारतीय संविधान हम लोगों को मिला, जिसे आज भी हम गौरव के साथ अपना अभिमान, अपनी प्रतिष्ठा का द्योतक मानते हैं। आज भारतीय जो कार्य प्रणाली है, विधायिका है, कार्यपालिका है, न्यायपालिका, जो भी स्वरूप हम अखंड भारत का देख रहे हैं, जो भी स्वरूप हम भारतीय गणराज्य का देख रहे हैं, वो तमाम नीतियां और नीति जो निर्धारण हो रहा है वह संविधान के आलोक में होता है, जैसा मैंने आपको पहले बताया। तो मैंने सोचा कि चलो भाई चर्चा कर देते हैं, कुछ आपको याद रखना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स माय पर्सनल रिक्वेस्ट टू यू दैट यू विल टेक अ स्नैपशॉट। आप इसका स्नैपशॉट ले लीजिए। स्नैपशॉट लेने से आप लोग इसको बाद में भी विद द हेल्प ऑफ अदर ऑनलाइन क्लासेस और यूट्यूब्स और गूगल, आप इसको खुद भी खोज के, और किताब सबसे बड़ी चीज़ है भैया। हम लोग जब पढ़े थे ना तो किताबें ही काम देती थी, लेकिन अब आप लोग तो स्मार्ट क्लास एंड ऑल, तो बहुत ही हम लोग इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटली क्वालिफाइड हो गए, लेकिन किताबों का कोई विकल्प नहीं होता। तो आप उसको यही मानिए कि यह किताब का एक पेज है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। उम्मीद करते हैं आप ले चुके होंगे। अब आपको समझना है कि जो भारतीय संविधान की रचना हुई बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के द्वारा, तो उस वक्त जब संविधान हम लोगों को मिला, उस वक्त 22 भाग थे, 225 अनुच्छेद थे, 8 अनुसूचियां थी सॉरी 22 भाग, 225 अनुच्छेद और 8 अनुसूची, यही था हमारा संविधान। जो संविधान की पुस्तक थी, जो एक तरह से कहा जा सकता है हमारा पवित्र ग्रंथ है। संविधान को मैं अपने दृष्टिकोण से प्रत्येक भारतीय भारत में रहने वाला हर निवासी जो भारतीय है, उसके लिए मैं सबसे पवित्र ग्रंथ की संज्ञा मैं भारतीय संविधान को देता। तो उस भारतीय संविधान में 22 भाग, 225 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। इस चीज को जो है आपको याद रखना है कि 22 भाग थे, 225 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां। इसके मिलने से ही हमारा भारतीय संविधान बना, और उसी 22 भाग में तमाम प्रकार के अनुच्छेदों को विभाजित कर कर लिखा गया। इसीलिए जब चर्चा होता है अनुच्छेद 5 से 11, भाग 2, देखिए यहाँ भाग 2 है, 5 से 11, मतलब जो 5 से 11 अनुच्छेद है उसको भाग 2 कहा गया। तो यहाँ मैंने क्लासिफिकेशन किया है कि भाग 1 में अनुच्छेद 1 से 4 है, 2 में 5 से 11 है, इस तरह से करते करते भाग 20, याद रखना है भाग 20 368 संविधान संशोधन, ये बहुत ही मूल है। एक्चुअली मेरे दृष्टिकोण से जो मैं पाता हूँ, तो 2 जो अनुच्छेद हैं, अनुच्छेद 13 और अनुच्छेद 368, मैं इसको काफ़ी महत्वपूर्ण मानता हूँ। और कुछ हमारे गुरु जी लोगों की कृपा है या उनका सानिध्य मुझे मिला है विद्यार्थी जीवन में, आज मैं उसकी भी चर्चा करूँगा। सेशन थोड़ा लंबा रह सकता है, अगर थक गए आप तो सेशन छोटा हो जाएगा, लेकिन मेरा प्रयास रहेगा कि आज मैं तमाम बातों को समावेशित तौर पर आपसे रख सकूं। तो इस तरह से विभाजित कर दिया। अब इस तरह से विभाजित कर दिया गया तो मूल स्वरूप यही था, लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में यह जो 8 अनुसूची थी वो 25 अनुसूची हो गई। जो 22 भाग था, उस 22 भाग में जैसे 4 है तो 4 में एक और जोड़ दिया गया 4A, 9 में 2 और जोड़ा गया 9A, 9B, ये अलग अलग भाग हो गए। 14 भाग अलग है, 14वां A, 14A अलग हो गया। तो इस तरह से करके भागों की संख्या बढ़ गई। लेकिन मूलतः हम लोगों को याद रखना है कि जब संविधान हम लोगों को मिला तो 22 भाग, 225 अनुच्छेद, 8 अनुसूची थी, और वो अनुसूची बढ़ते बढ़ते आज 25वीं अनुसूची हो गई। अब सवाल है कि ऋषि सर ये क्या इतना लंबा, बाप रे बाप, याद होगा क्या? तो नहीं होगा। लेकिन मूलतः जो भी व्यक्ति सीटेट या रीट या यूपी टेट के लिए कर रहे हैं, तो उनके लिए 2-3 भाग जो है ना वो अति महत्वपूर्ण है। जैसे भाग 2 जिसमें नागरिकता का प्रावधान है, भाग 3 जिसमें मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट है, भाग 3 में अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35,
7th जो 7वां भाग है वो थोड़ा विशिष्ट इसलिए है चूंकि उसको 7वें संविधान संशोधन अधिनियम जो कि 1956 में हुआ था, 7वां संविधान संशोधन अधिनियम, उससे कैंसिल कर दिया गया, मतलब 7वां भाग ही खत्म हो गया। 8वां भाग फिर विशिष्ट होता है जिसमें 239 से 242 है, उसमें केंद्र शासित प्रदेश, आप लोग सभी लोग जानते होंगे कि जो हमारा भारतीय गणराज्य है वह राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश से मिलकर बना है, तो जिसके कारण कि 8वां भाग भी महत्वपूर्ण होता है। और उसके बाद 20वां भाग जो हम लोग पढ़ते हैं पॉलिटिकल साइंस में, वो 20वां भाग 368 संविधान का जो अनुच्छेद 368 है, यह काफ़ी मायने रखता है। तो इस चीज़ को आपको याद रखना है, मतलब अल्टीमेटली हम लोग को भाग 2, भाग 3, भाग 20, भाग 8 ये सिर्फ याद रखना है। और इसके अनुच्छेदों का रेंज है, इसको आप जो बेसिक है वो याद कर लोगे कि भाग 2 में अनुच्छेद कितना से कितना है, भाग 3 में कितना है, भाग 20 में क्या है, कौन सा जो भाग है वह संविधान संशोधन द्वारा खत्म कर दिया गया। तो ये चीज़ें आवश्यक हैं। तो ये चीज़, इसी चीज़ के लिए मैंने आज इसको लिखा। अब हम लोग आते हैं नागरिकता पे, चूँकि आज की विषय वस्तु नागरिकता है। तो सबसे पहला जो मैंने बताया कि भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11, चलो सर जी समझ लिया, ऋषिकेश सर बड़ा ही अच्छा ढंग से आपने समझा दिया, तमाम भागों के विषय में भी बता दिया, आवश्यक याद करने योग्य भागों के भी विषय में बता दिया अनुच्छेद के साथ। तो सवाल आता है कि नागरिकता है कैसी। अरे भाई ठीक है सर, आपने पहले तो बता दिया कि इसका वर्णन संविधान के इस भाग में है, फिर आप यह भी कह देंगे कि भाई ये जो नागरिकता का कानून है वह भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955, भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 से संबंधित है। ठीक है ऋषिकेश सर, ये भी हम समझ रहे हैं, समझ में आ रहा है, लेकिन सवाल है कि नागरिकता का स्वरूप क्या है। तो आपको यह बात विशिष्ट तौर पर याद रखनी है कि मूलतः, मेरे शब्दों को गौर से सुनना, मैं हर बार कहता हूँ मैं विशिष्ट हूँ नहीं, मैं सिर्फ शब्दों को सजाता हूँ, मनोरंजक बनाने की कोशिश करता हूँ और आपको बताता हूँ। तो मूलतः जो है इस चीज़ को याद रखना है कि भारत में नागरिकता का जो स्वरूप है एकल नागरिकता है। अब सवाल आता है सर एकल नागरिकता का मतलब क्या होता है। एकल नागरिकता का मतलब होता है एक देश की नागरिकता, अर्थात वस्तु स्थिति है, जो सच्चाई है, विशिष्ट, मूलतः मैंने कहा विशिष्ट, एक तरह से कहा जाए कि विशिष्ट परिस्थितियों को छोड़कर, तो भारतीय नागरिकता एकल नागरिकता पद्धति पर आधारित है। अर्थात क्या है कि भैया भारत के अगर नागरिक हो तो तुमको सिर्फ भारत का ही नागरिक रहना होगा, अगर आप दूसरे देश की नागरिकता लेते हो तो भारत की नागरिकता छोड़नी है। अच्छा है सर, बहुत अच्छी बात बताए। और ब्रैकेट में लिखते हैं कि लाइक यूके, मतलब यह जो एकल नागरिकता पद्धति है, प्रणाली है, यह ब्रिटेन के जैसी ली गई। तो अब आप पूछोगे कि सर मूलतः आपने कहा, विशिष्ट परिस्थिति कहा, हाँ विशिष्ट परिस्थिति होती है। अब विशिष्ट परिस्थिति का आशय क्या है कि हाल में ही मैं पढ़ता रहता हूँ, आपको अगर मैं पढ़ाता हूँ तो निश्चित तौर पे मैं पढ़ता रहता हूँ। तो मैं पढ़ रहा था कि ब्रिटेन को ले लो, तो ब्रिटेन में एक गोल्ड मेंबरशिप है, गोल्ड सिटीजनशिप बोलते हैं। वो है क्या, अगर कोई व्यक्ति एक भारी भरकम राशि, मिलियंस ऑफ पाउंड का निवेश बिजनेस के तौर पे प्रॉपर्टी खरीदने में या किसी कार्य को लेकर अगर ब्रिटेन में करता है, तो क्या होता है कि उसको वहाँ की नागरिकता दे दी जाती है। और इसी का लूपहोल उठाते हैं कई व्यक्ति हमारे भारत के हैं, माननीय कहा जाए उनको, बड़े तो जरूर हैं तो आदर तो देना चाहिए, हर बुजुर्ग व्यक्ति को हमें इज्जत और सम्मान देना चाहिए। ललित मोदी जी हैं, नीरव जी हैं, विजय माल्या साहब हैं, तो ये सभी लोग जिन्होंने भारत में अपने कार्यों को कर एक समय एक उचित मुकाम हासिल किया था, वो इसी लूपहोल का फ़ायदा उठाकर ब्रिटेन चले जाते हैं। और चूंकि वो वहाँ के लिए एक बड़े इन्वेस्टर होते हैं, तो वहाँ की सरकार अपने तरफ से कुछ समय के लिए जो है उनकी रक्षा भी करती है, ऐसा प्रतीत होता है। अब इसका कहोगे कि कहीं कोई संवैधानिक वर्णन है क्या, तो मैं पीछे हट जाऊँगा, लेकिन ऐसा होता है।
और आप देखेंगे कि उन लोगों को भारत लाने के लिए जो हम लोगों की प्रत्यर्पण संधि है तो काफ़ी परेशानी जद्दोजहद करना पड़ता है, लेकिन वह अपवाद है, वह जो है अपवाद है। मूलतः हम लोगों को याद रखना है कि भारत में एकल नागरिकता पद्धति। अब सवाल होता है कि सर नागरिकता पद्धति एकल है, अच्छा चीज़ आपने बताया, बहुत अच्छी बात बताई, भारत की नागरिकता हासिल कैसे हो सकती है? अगर नागरिकता के विषय में मैंने कहा कि उसका वर्णन भाग 2 के अनुच्छेद 5 से 11 है, भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955, एकल नागरिकता पद्धति, ठीक है सर, ये 3 चीज़ें तो नागरिकता के विषय में आपने बता दी। नागरिकता को हासिल करने के लिए भी क्या संविधान में कोई वर्णन है? किसके आलोक में भारत में नागरिकता मिलती है? अब देखो खेल। पहला है जन्म से, बाय बर्थ, पहला है जन्म से, जो जन्म से मतलब जन्मा नागरिक है। दूसरा वंश से, पीढ़ी दर पीढ़ी चल रही है। तीसरा पंजीकरण से, बाय द मेथड ऑफ रजिस्ट्रेशन। चौथा देशीकरण। देशीकरण का मतलब क्या हुआ? कोई विदेश से आए, 10 वर्षों तक, न्यूनतम 10 वर्षों तक भारत में रहे, तो मतलब क्या हुआ? उन्होंने भारत की मौलिकता को अपना लिया। ऐसा हमारा भारतीय गणराज्य मानता है कि अगर कोई लगातार 10 वर्षों तक हमारे राष्ट्र में रह रहा है तो उसने भारत की सभ्यता संस्कृति को अपना लिया, वो भारतीय सभ्यता को आत्मसात कर चुका है। तो इसीलिए इसको कहा गया देशीकरण से, लेकिन 10 साल रहने के उपरांत। और पांचवा अर्जित भूमि के समामेलन से, अगर प्रॉपर्टी वगैरह यहाँ जमीन वगैरह खरीद लिया, काम करने लगा। यह 5 प्रक्रिया है जिसके माध्यम से भारत में नागरिकता हासिल की जा सकती है। बिंदास सर, बहुत अच्छा, नागरिकता हासिल करने के भी आपने उपाय बता दिए। तो जिस प्रकार से बंधु जीवन के साथ मृत्यु भी है, तो अगर नागरिकता प्राप्ति के उपाय की चर्चा हो गई तो नागरिकता खोने के भी बारे में जानना चाहिए। तो भाई नागरिकता प्राप्ति के तो 5 प्रकार हैं, तो नागरिकता खोने की भी कुछ विधियां हैं क्या? निसंदेह है। पहला एकल नागरिकता, मैंने आपको बताया, जिसके कारण अन्य राष्ट्र की नागरिकता लेने पर आपकी नागरिकता, भारत की नागरिकता स्वतः रद्द समझी जाएगी। आपके भारत की नागरिकता स्वतः रद्द समझी जाएगी। दूसरा हो सकता है भाई, अभी डेली न्यूज़ में देखते होंगे, हिंदू जो न्यूज़पेपर है और जो अच्छे अच्छे न्यूज़पेपर के जो एडिटोरियल आते हैं कि प्रत्येक वर्ष काफ़ी संख्या में भारतीय जो है अपनी नागरिकता को छोड़कर विदेशों में बस रहे हैं। तो नागरिकता को छोड़कर अर्थात नागरिकता त्याग कर, दूसरी विधि है नागरिकता त्याग देने से। और तीसरा, अभी आपने सुना होगा, मैं व्यक्तिगत तौर पे नाम नहीं लेना चाहूँगा, सरकार विशिष्ट परिस्थितियों में यह अपनी शक्ति रखती है कि वो किसी भी व्यक्ति को चाहे तो उसके नागरिकता से वंचित कर सकता है। अगर आप राष्ट्रहित के विरुद्ध काम करते हैं, आप पर राष्ट्रद्रोह या देशद्रोह का आरोप लगता है, सिद्ध होता है, और कई प्रकार की परिस्थितियां ऐसी हो सकती हैं, तो उस प्रकार की परिस्थिति में भारतीय संविधान में सरकार को यह शक्ति दी गई है कि वह आपकी नागरिकता वापस ले सकता है। मतलब फिर आप भारत के नागरिक नहीं समझे जाएंगे। मतलब ना आपने छोड़ा, ना आपने किसी और राष्ट्र की नागरिकता ली, और पता चला कि अपने गलत कार्यों की वजह से आपके भारत की भी नागरिकता चली गई। खामियाजा क्या होगा? आप फिर कहीं बाहर मूवमेंट नहीं कर पाएंगे, चूंकि आपके पास किसी राष्ट्र का सिटीजनशिप होगा नहीं। आपका जो पासपोर्ट है ऑटोमेटिकली इनवैलिड हो जाएगा और आप स्ट्रक हो जाएंगे, फंस जाएंगे। इस चीज़ को समझना है। तो चलिए सर, बड़ा बिंदास, बहुत ही अच्छा सेशन चल रहा है, उम्मीद करते हैं मजा भी आ रहा होगा। क्यों? प्रक्रिया जो मैं सरल क्रमवार बता रहा हूँ। तो इसके बाद आता है कि सर कुछ एकाध बात आप बताइए जो सबसे इम्पोर्टेंट हो। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जो सबसे इम्पोर्टेंट है उस चीज़ के विषय में आपको यह याद रखना है, जो सबसे इम्पोर्टेंट है उसके विषय में आपको याद रखना है कि जो नागरिकता, जिस चैप्टर की मैंने चर्चा आपके सम्मुख की या मैं कर रहा हूँ, एकाएक मुझे करने की आवश्यकता पड़ी, उसका मूल कारण है कि यह नागरिकता का चैप्टर ज़्यादा फोकस में तब आया जब 10/12 जहाँ तक मुझे लग रहा है 10 जनवरी, सॉरी मैंने गलती लिखा, 10 जनवरी सही था, 10 जनवरी 2020 को
भारतीय संसद के द्वारा एक संशोधन पारित हुआ कि जो व्यक्ति 31/12/2014 के पूर्व, जो व्यक्ति 31/12/2014 31 दिसंबर 2014 के पूर्व भारत में आ चुके थे, किस प्रकार के, किस धर्म संप्रदाय के व्यक्ति, हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई। आप गौर से सुनिएगा, 10/1/2020, इसको मैं साफ साफ कर दे रहा हूं, 10/1/2020 को एक संशोधन पारित किया जाता है भारतीय संसद में। यह एक अभी के परिप्रेक्ष्य में बड़ा ही ऐतिहासिक दिन रहा है, इसलिए मैं ऊर्जा के साथ आपको बता रहा हूं कि 10 जनवरी 2020 को एक संशोधन पारित होता है जिसमें इस बात को स्पष्ट किया जाता है कि अगर कोई भी व्यक्ति अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान, कोई भी व्यक्ति अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से 31 दिसंबर 2014 के पूर्व भारत में आया हो और वह निम्न हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई धर्म या संप्रदाय से ताल्लुक रखता है, तो उसको भारतीय नागरिकता दे दी जाए। यह काफी विवादित रहा राजनीतिक तौर पर, लेकिन यह अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान में रह रहे अल्पसंख्यक, गौर से सुनिएगा, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान में रह रहे अल्पसंख्यक समुदाय हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई लोगों के लिए एक संजीवनी का काम करता है कि भारतीय सरकार संसद के सहयोग से यह निर्णय लेती है कि वह हर अल्पसंख्यक जो 31/12/2014 के पूर्व भारत में आकर बसा है उसको भारत की नागरिकता दे दी जाए। और इसके कारण भारत में राजनीतिक दलों के द्वारा विरोध भी हुआ, जिसके कारण कि यह जो प्रकरण है नागरिकता के अधीन काफ़ी बर्निंग टॉपिक बना। उम्मीद करते हैं कि आज का जो मेरा सेशन था ऑन द बिहाफ ऑफ द टॉपिक सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, और जो मैंने एक ब्रीफ दिया संविधान के भाग, अनुच्छेद और अनुसूची का, आपको अच्छा लगा होगा। फिर एक बार विनम्र निवेदन है, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अरे भैया आग लगा दो, मुझे बढ़ाओ, फैलाओ। तुम जितना सहयोग करोगे और ऊर्जा देखोगे, टूल्स जुड़ेंगे, टेक्नोलॉजीज जुड़ेगी, टीम जुड़ेगा, बढ़ेगा, हम लोग पूरी ऊर्जा के साथ रहेंगे। मोटो एक है, फ्री एडुकेशन। मैं आपसे कुछ नहीं ले रहा हूं, गुरु दक्षिणा के तौर पे आपको सिर्फ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ही करना है। उम्मीद करता हूं आज का सेशन अच्छा लगा होगा। फिर मिलते हैं जल्द ही अगले सेशन में। जय हिंद, वंदे मातरम।